नमस्कार। आज हम हरियाणा की राजनीति के एक ऐसे अखाड़े में उतर रहे हैं जहां जहां एक ही पार्टी के दो दिग्गज आपस में भिड़ गए हैं। दोस्ती दुश्मनी में बदल चुकी है। हमारे पास सत्ता और संरक्षण अहिरवाल का राजनीतिक टकराव शीर्षक वाला एक लेख है जो दक्षिण हरियाणा की सियासत में मचे इस घमासान की जड़ तक जाता है। और ये कहानी से दो नेताओं की नहीं है, बल्कि मुझे लगता है एक पूरे क्षेत्र के भविष्य की है। एक तरफ है गुरुग्राम के सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, जो दशकों से इस इलाके के सबसे बड़े चेहरे रहे हैं, और दूसरी तरफ है पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव, जो अब उन्हें ही चुनौती देते दिख रहे हैं। और मजे की बात यह है कि दोनों ही बीजेपी के नेता हैं। तो सवाल ये है कि जो ऊपर से सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोप प्रत्यारोप दिख रहा है, क्या उसकी गहराई में कुछ और ही चल रहा है? क्या ये सिर्फ दो नेताओं की निजी लड़ाई है या फिर अहिरवाल की विरासत पर कब्जे का एक बड़ा सियासी खेल है? मामला तो बड़ा पेचीदा लग रहा है। चलिए इस उलझे हुए मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये मामला वाकई दिलचस्प है, क्योंकि ये सिर्फ हरियाणा की गुटबाजी का, आप कह सकते हैं, एक और उदाहरण नहीं है। यहाँ लड़ाई पार्टी के भीतर है, और वो भी दक्षिण हरियाणा यानी अहिरवाल क्षेत्र में। हमें यह समझना होगा कि अहिरवाल हरियाणा की राजनीति का वो केंद्र है जहां यादव समुदाय का दबदबा रहा है, और दशकों से इस क्षेत्र की सियासत कुछ बड़े चेहरों और उनके परिवारों के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। इसीलिए यहां की लड़ाई सिर्फ एक सीट की नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के नेतृत्व की होती है। तो ये टकराव बीजेपी की अंदरूनी कलह को सतह पर ले आया है। अच्छा, तो इस पूरे मामले की जड़ क्या है? ये शुरू कहां से हुआ? क्योंकि सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे पर इतने तीखे हमले करना, ये तो आम बात नहीं है। इसकी शुरुआत तब हुई जब केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने एक सार्वजनिक मंच से डॉक्टर अभय सिंह यादव पर सीधा हमला बोल दिया। उन्होंने नांगल चौधरी में बन रहे लॉजिस्टिक हब की जमीन को लेकर एक बड़े घोटाले का आरोप लगाया और अभय यादव को सीधे सीधे भ्रष्ट कह दिया। ओहो! इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे नेताओं की वजह से दक्षिण हरियाणा का विकास रुका हुआ है। वाह, ये तो सीधा सीधा राजनीतिक हमला है, कोई लाग लपेट नहीं। इस पर अभय यादव का क्या जवाब था? जाहिर है वो चुप तो नहीं बैठे होंगे। बिल्कुल नहीं, और उनका जवाब सिर्फ एक खंडन नहीं था, वो एक सधा हुआ राजनीतिक पलटवार था। उन्होंने राव इंद्रजीत पर तंज कसते हुए कहा कि बड़े नेता की कभी किसी मुख्यमंत्री से नहीं बनी। अच्छा जी, ये एक बहुत गहरी चोट थी। उन्होंने एक लाइन में ये इशारा कर दिया कि राव इंद्रजीत सिंह की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा रही हैं कि वो हमेशा राज्य के नेतृत्व से टकराते रहे हैं, जिसका नुकसान वो विकास को हुआ है। मतलब लड़ाई सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोपों तक नहीं रुके, बल्कि एक दूसरे के पूरे राजनीतिक करियर को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया। और ये कड़वाहट बढ़ती ही गई। लेख में जिक्र है कि नागल चौधरी की एक रैली में अभय यादव ने राव इंद्रजीत के लिए मुर्डामयी यानी मृतप्राय जैसा एक बहुत अपमानजनक शब्द इस्तेमाल कर दिया। जब आप किसी इतने वरिष्ठ नेता के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये दिखाता है कि संवाद की सारी गुंजाइश खत्म हो चुकी है। यह वर्चस्व की खुली जंग है। एक टीवी डिबेट का भी किस्सा है ना, जहां उनसे इस विवाद पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बस इतना कहा, फिर ध्यान शिफ्ट में कामयाब रहे। मतलब वो ये कह रहे थे कि राव इंद्रजीत ये सब ड्रामा सिर्फ असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। इस तरह के व्यक्तिगत हमले दिखाते हैं कि ये सिर्फ राजनीतिक असहमति नहीं है, बल्कि कड़वाहट काफी गहरी है। बिल्कुल, और इस जंग का मैदान सिर्फ बयानबाजी नहीं है, बल्कि वो विकास के काम भी हैं जो जमीन पर दिखते हैं, क्योंकि वहीं से तो नेता अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करते हैं। हाँ, क्योंकि जनता तो आखिर में यही देखती है कि काम किसने करवाया। और मुझे लगता है श्रेय लेने की ये लड़ाई तो और भी ज्यादा उलझी हुई है। लेख में जो बातें लिखी हैं वो तो किसी पहेली जैसी लगती हैं। पहेली ही है। एक तरफ की कहानी ये है कि लॉजिस्टिक हब जैसे बड़े प्रोजेक्ट की मंजूरी तो केंद्र से राव साहब ने दिलवाई, लेकिन जमीन अधिग्रहण में अभय यादव ने घोटाला कर दिया। ये राव समर्थकों का पक्ष है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू और भी ज्यादा दिलचस्प है। वो क्या है? लेख एक बड़ा सवाल उठाता है। नागल चौधरी में नहर, मेडिकल कॉलेज, लॉजिस्टिक हब और डोसी प्रोजेक्ट जैसे जितने भी बड़े काम हुए, वो सब 2014 से 2024 के बीच हुए। अच्छा। और इसी दशक में अभय सिंह यादव वहां के विधायक थे। अच्छा। सवाल ये है कि राव इंद्रजीत तो केंद्र में मंत्री पहले भी थे और आज भी हैं। हाँ। तो ये सारे विकास कार्य सिर्फ इसी एक दशक में क्यों हुए, न उससे पहले न उसके बाद? ये तो राजनीति की सबसे पुरानी कहानी है। काम का फीता कोई और काटे और श्रेय की मलाई कोई और खाए। लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा लग रहा है। लेख में एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी भी है कि राव साहब ने चुपचाप इतने बड़े काम कर दिए और लोगों को लगता रहा कि ये सब अभय सिंह ने किया है, मानो नेकी कर दरिया में डाल।
ये तो बड़ी अजीब रणनीति है। बहुत अजीब। और ये उलझन सिर्फ एक प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं है। कोरियावास के मेडिकल कॉलेज का उदाहरण लीजिए। सूत्र बताते हैं कि इस कॉलेज के लिए राव इंद्रजीत सिंह ने दिल्ली में पूरी ताकत लगा दी, दिन रात एक कर दिया। लेकिन जब कॉलेज बनकर तैयार हुआ और गांव वालों ने उन्हें 2 बार उद्घाटन के लिए बुलाया तो वे नहीं आए। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर विकास का श्रेय नहीं लेंगे तो चुनाव में जनता को क्या मुंह दिखाएंगे? ये तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा नहीं है। कोई नेता अपने काम का क्रेडिट क्यों छोड़ेगा? देखिए, यहीं पर राजनीति के गहरे दांवपेच नजर आते हैं। इसकी 2 वजह हो सकती हैं। पहली, आप श्रेय नहीं लेते ताकि कोई एक स्थानीय नेता, जैसे इस मामले में अभय यादव, वो बहुत ज्यादा मजबूत ना हो जाए। आप काम करवा देते हैं लेकिन उसे लेकर इतनी अस्पष्टता बनाए रखते हैं कि जनता भ्रम में रहे। दूसरी वजह और भी शातिर है। जब आप किसी प्रोजेक्ट का श्रेय खुलकर नहीं लेते तो कल को अगर उसमें कोई जांच बैठती है या कोई घोटाला सामने आता है, वाह, तो आप आसानी से उससे किनारा कर सकते? बिल्कुल। आप कह सकते हैं कि ये तो स्थानीय विधायक का काम था, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। वाह, ये तो पूरा सियासी दांवपेच का खेल चल रहा है। मतलब नफा भी मेरा और नुकसान भी मेरा नहीं। बिल्कुल। लेकिन आखिर में तो जनता के वोट ही तय करते हैं कि असली सिकंदर कौन है। चुनावी नतीजों के आईने में ये लड़ाई कैसी दिखती है? और यहीं पर यह कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। चुनावी आंकड़े इस टकराव को एक नया आयाम देते हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव को देखते हैं। उस समय राव इंद्रजीत स्टार प्रचारक थे और उन्होंने अभय सिंह यादव के लिए 4 बार प्रचार किया था। उस चुनाव में अभय सिंह सिर्फ 881 वोटों के मामूली अंतर से जीते थे। यानी उस वक्त राव इंद्रजीत के समर्थन का सीधा असर दिख रहा था। उनके प्रचार के बिना शायद जीतना मुश्किल था। बिल्कुल। लेकिन 2019 में तो समीकरण पूरी तरह बदल गए थे। पूरी तरह से। 2019 में राव इंद्रजीत ने अभय यादव का खुलकर विरोध किया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि अभय यादव चुनाव हार जाएं। और नतीजा? अभय यादव 20,000 से ज्यादा वोटों के बड़े अंतर से जीत गए। 20,000 से ज्यादा? जी। ये आंकड़ा राव इंद्रजीत के प्रभाव को सीधी चुनौती देता है। यानी 2014 से 2019 के बीच अभय यादव ने अपनी जमीनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली कि उन्हें राव इंद्रजीत के आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं रही। बल्कि उनके विरोध के बावजूद वो और बड़ी जीत हासिल कर गए। बिल्कुल। ये दिखाता है कि अभय यादव ने अपने दम पर एक मजबूत जनाधार बना लिया है, जो अब किसी एक बड़े नेता पर निर्भर नहीं है। और इसी से जुड़ा एक और उदाहरण है जो इस समीकरण को और भी दिलचस्प बनाता है। बताइए। अटेली विधानसभा सीट का उदाहरण लीजिए। वहां के विधायक, जो राव इंद्रजीत के कट्टर समर्थक माने जाते हैं, वो 55,000 वोटों के भारी अंतर से जीतते हैं। 55,000? हाँ। जबकि दूसरी तरफ 2019 के लोकसभा चुनाव में खुद राव इंद्रजीत अपनी सीट सिर्फ 3,085 वोटों के अंतर से जीत पाए। सिर्फ 3,085 वोट, ये तो बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। एक केंद्रीय मंत्री अपने ही गढ़ में इतनी मामूली जीत। हाँ, और लेख इसी विरोधाभास को पकड़ता है। ये सवाल खड़ा करता है कि क्या राव इंद्रजीत का प्रभाव अब एक वेव बनाने वाला नहीं रहा, बल्कि उन्हें भी जीतने के लिए स्थानीय विधायकों के समर्थन की उतनी ही जरूरत है जितनी शायद उन विधायकों को राव की। ये आंकड़े पूरे शक्ति संतुलन की कहानी पर ही सवाल उठा देते हैं। यह तर्क दिया जा रहा है कि असल में राव को दूसरों के समर्थन की जरूरत है, न कि दूसरे उन पर निर्भर हैं। इन सब को जोड़कर देखें तो तस्वीर क्या बनती है? क्या ये सिर्फ 2 नेताओं की आपसी खींचतान और अहंकार की लड़ाई है, या इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है? अगर हम इन सभी टुकड़ों को जोड़कर बड़ी तस्वीर देखें तो ये लड़ाई राव इंद्रजीत के बाद अहीरवाल की राजनीतिक विरासत को लेकर है। दशकों से राव इंद्रजीत सिंह इस क्षेत्र के सबसे बड़े और निर्विवाद नेता रहे हैं। अब सवाल ये है कि उनके बाद इस राजनीतिक खालीपन को कौन भरेगा? और क्या वो अपनी विरासत अपनी बेटी को सौंप पाएंगे? बिल्कुल। असली सवाल यही है कि क्या राव इंद्रजीत अपनी राजनीतिक विरासत अपनी बेटी आरती राव को सौंप पाएंगे, और क्या पूरा अहीरवाल उन्हें स्वीकार करेगा? लेख के अनुसार तो ये इतना आसान नहीं होगा। बीजेपी के दूसरे बड़े नेता जैसे नरबीर सिंह, खुद अभय यादव, सुधा यादव, ये कभी आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे कि सत्ता एक ही परिवार में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ऐसे ही चली जाए। बिल्कुल। और उनकी एक रणनीति नजर आती है जिसे कंटेनमेंट यानी रोकथाम की रणनीति कह सकते हैं। उनकी कोशिश है कि आरती राव के प्रभाव को सिर्फ अटेली विधानसभा तक ही सीमित कर दिया जाए। अच्छा। ठीक वैसे ही जैसे नरबीर सिंह को बादशाहपुर तक और अभय यादव को नागल चौधरी तक सीमित रखने की कोशिश है। हर नेता को उसके अपने गढ़ तक रोक दो
ताकि कोई भी पूरे अहीरवाल का एक छत्र नेता ना बन सके। लेकिन ये बात समझ नहीं आ रही। बीजेपी तो अनुशासन के लिए जानी जाती है, फिर पार्टी के दो इतने बड़े नेता खुलेआम लड़ रहे हैं और आला कमान यानी केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह चुप है। ये तो अजीब है। यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। लेख इशारा करता है कि ये चुप्पी शायद मजबूरी नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। सोचिए, अगर दो क्षत्रप आपस में लड़कर कमजोर हो जाएं, तो सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? पार्टी को, संगठन को। बिल्कुल। लेख का तर्क यही है कि ये राव इंद्रजीत के बाद की युग की तैयारी है, जहां दक्षिण हरियाणा पर किसी एक परिवार या एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पार्टी का नियंत्रण होगा। यह बीजेपी और आरएसएस की उस बड़ी सोच का हिस्सा हो सकता है जहां व्यक्ति से बड़ा संगठन होता है। पार्टी आला कमान शायद इन नेताओं का आपस में लड़ने देकर उनकी व्यक्तिगत ताकत को कमजोर कर रहा है, ताकि अंत में पार्टी का संगठन ही सबसे मजबूत बनकर उभरे। अच्छा, तो ये एक तरह से व्यक्तिगत प्रभाव को धीरे धीरे खत्म करके पार्टी के संगठन को मजबूत करने की कवायद है। इसीलिए ये टकराव रुकने के बजाय और बढ़ सकता है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक युग के अंत और एक नए तरह की राजनीति की शुरुआत का संकेत है, जहां क्षेत्रीय छत्रपों की जगह पार्टी का कैडर और संगठन लेगा। ये एक बड़ा बदलाव है। तो जो एक साधारण भ्रष्टाचार के आरोप की तरह लग रहा था, असल में वो व्यक्तिगत दुश्मनी, विकास के श्रेय की लड़ाई और सबसे बढ़कर दक्षिण हरियाणा की राजनीतिक विरासत पर नियंत्रण के लिए एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। बिल्कुल, ये टकराव उस बड़े बदलाव का प्रतीक है, जहां एक क्षेत्र की राजनीति जो दशकों से कुछ शक्तिशाली चेहरों और उनके परिवारों के इर्द गिर्द घूमती रही है, अब उसे पार्टी संगठन के नियंत्रण में लाने की कोशिश की जा रही है। ये सब देखते हुए एक विचार मन में आता है, जिसे हम श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहेंगे। जब नेता एक दूसरे की राजनीतिक विरासत को बनाने या बिगाड़ने में इतनी ऊर्जा और समय लगा रहे हैं, तो क्या उस क्षेत्र के वास्तविक विकास की विरासत कहीं पीछे छूट रही है? और क्या ये रणनीति जो व्यक्तिगत नेताओं को कमजोर करती है, लंबे समय में पार्टी के लिए फायदेमंद होगी या फिर जमीनी स्तर पर मतदाताओं को इस कदर भ्रमित कर देगी कि वो समझ ही नहीं पाएंगे कि उनका असली नुमाइंदा कौन है?